माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा एक हिसाब किताब करने की कोशिश कर रहा था। मेरा मैथ्स कमज़ोर है तो मैं थोड़ा ये जानने की कोशिश कर रहा था। ये देख रहा था कि 2 लाख करोड़ में कितने ज़ीरो आते हैं। 2 लाख करोड़ में कितने ज़ीरो आते हैं, मैं थोड़ा इसका हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर रहा था और शायद 11 या 12 ज़ीरो आते हैं 2 लाख करोड़ में। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 है 12, शायद 12 ज़ीरो आते हैं 2 लाख करोड़ में। अब मैं 2 लाख करोड़ के ज़ीरो क्यों गिन रहा हूं? मैं 2 लाख करोड़ के ज़ीरो इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि एक रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बीते 15 सालों में पश्चिम बंगाल में जब से मां माटी मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सरकार में आई हैं, तब से पश्चिम बंगाल के अंदर 2 लाख करोड़ के घोटाले हो चुके हैं। 2 लाख करोड़ के घोटाले, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तमाम रिपोर्ट्स देख रहा था उसमें। इसलिए मैं देख रहा था कि आखिर 2 लाख करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है, कितने बड़ी रकम होती है, उसमें कितने जीरो आते हैं। और आज मैं ये 2 लाख करोड़ या पश्चिम बंगाल की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हमने दो टूक में भी मुद्दा उठाया था और देश भर में एक विषय जो है बड़ा सुर्खियों में छाया था। और वो विषय यह था कि पश्चिम बंगाल में बाकायदा ईडी एक प्राइवेट कंपनी के यहां रेड करने पहुंचती है। याद आ रहा होगा आपको, शायद प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पर रेड करने पहुंचती है। अब ये कंपनी तो प्राइवेट है, इस प्राइवेट कंपनी में रेड हो रही है तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन जैसी ये खबर आती है प्राइवेट कंपनी में रेड डालने के लिए ईडी पहुंची है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत नंगे पांव दौड़ लगाती है। पता नहीं नंगे पांव से चप्पल उन्होंने पहनी थी, इसका मुझे कोई सोर्स से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, किसी विश्वसनीय सोर्स से। लेकिन वो दौड़ती हुई जाती हैं और जहां ईडी रेड कर रही थी वहां से वो एक हरे रंग की फाइल उठा के भाग जाती है और वो फाइल जो अपनी छाती से लगाकर, अब उस फाइल में तब से सवाल उठ रहे थे, उस फाइल में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने पुलिस अधिकारियों को लेकर, अकेली नहीं गई थी वो, अपने पुलिस अधिकारियों को उन्होंने लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ वो दौड़ती हुई पहुंची उस प्राइवेट कंपनी के दफ्तर के पास और वहां से फाइलें जो है उठा के उन्होंने सीने से लगा के बाहर आ गई। नहीं, ये फाइल तो मैं नहीं दूंगी। फाइल के अलावा खबर यह भी है कि कुछ जो डिजिटल जो वहां पर कुछ इक्विपमेंट थे वो भी उठा लिए गए। अब इन इक्विपमेंट में क्या है, फाइल में क्या है, अभी तक देश जान नहीं पाया। हालांकि कहा यह गया था, टीएमसी ने, ममता बनर्जी की सरकार ने कहा यह कि भाई इसमें हमारी चुनावी रणनीति थी, चुनावी रणनीति, और चुनावी रणनीति जो खुल जाती इसलिए हमने चुनावी रणनीति अपनी बचाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि टीएमसी की चुनावी रणनीति जो है वो ऐसी कौन सी चुनावी रणनीति थी कि जिसके लिए ममता बनर्जी को भाग कर आना पड़ा, और प्राइवेट कंपनी टीएमसी की चुनावी रणनीति क्या बना रही थी? यह सवाल आज तक अनुत्तरित है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और ममता दीदी आजकल हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाती हैं। ठीक है, उनका संवैधानिक अधिकार है, हक है उनको, और इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं। जिसको भी लगे उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अब तक वो चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी, वहां उनके हाथ कुछ नहीं आया। अब इस मामले में भी उन्होंने बड़े बड़े वकील लगा रखे हैं। ये जो कंपनी है इसका नाम है आईपैक कंपनी की हरे रंग की फाइल के दस्तावेज छुपाने के लिए, आईपैक कंपनी को बचाने के लिए ममता बनर्जी जो है वो हर जगह जो है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो है वो दौड़ लगा रही हैं। उनके उन्होंने वकील छोड़ दिए हैं कि किसी भी तरह से इसको बचाना है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने दीदी को क्या कहा? उन्होंने कहा दीदी ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने फाइल छुपाई, फाइल दबाई, फाइल लेके भागी, कोर्ट ने कहा ये दीदी अच्छी बात नहीं है। अब ये कोर्ट कह रहा है भाई, लेकिन कोर्ट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। 2 हफ्ते पहले बाकायदा जो जांच एजेंसी हैं वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर चुकी हैं।
लेकिन दीदी के वकील जो हैं वो इस मामले को लगातार टालने की, घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी करी। दरअसल ये मामला क्या है, मैं आज अब इस सबको जोड़िए, इससे क्या निकल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। 3 बार से ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री हैं। चौथे टर्म में भी उनको वापस आना है, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उधर बीजेपी जोर लगा रही है कि उनको अपदस्थ करना है। अब ऐसे में ये जो आईपैक का जो छापा पड़ा, ये घोटाला जो है और ये फाइल में जो चीजें हैं वो पब्लिक के बीच जाएं तो उससे क्या होगा, चुनाव के बीच चुनाव फंस जाएगा। अगर ममता बनर्जी एक फाइल को लेकर दबा के घूम रही हैं और उसी फाइल के जो रिवील हो गया उसमें क्या क्या चीजें थी, इसीलिए इस मामले को टालने की, लटकाने की, भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह कि इस मामले को कितना लटका भटका लें। एक लंबी फेहरिस्त है पश्चिम बंगाल में, जिसमें मैंने कहा 2 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप हैं। तो सवाल यह है, क्या पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? मुझे नहीं पता। ये अभी चुनाव की, अभी तो सब लोग अपने घोषित कर रहे हैं उम्मीदवारों को। मुद्दा कौन सा क्या बनेगा मैं नहीं जानता, पॉलिटिकल पार्टियां क्या मुद्दा बनाएंगी मैं नहीं जानता। लेकिन पश्चिम बंगाल में मामाटी मानुष की बात करके जो सत्ता में आई थी, उनके ऊपर 2 लाख करोड़ के करप्शन के आरोप हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दीदी अच्छी बात नहीं है। तो क्या दीदी का जो दाव था इससे फंस गया चुनाव है? इस पर आज चर्चा करेंगे। दीदी ये जो फाइल लेकर, हरे रंग की फाइल जो आप देख रहे हैं ना, ये हरे रंग की फाइल जो लेकर भागी थी, दीदी का ये दाव था कि करप्शन के मामले सामने ना आए। लेकिन दीदी का ये चुनाव, दीदी का ये दाव, क्या फंस गया चुनाव? क्या चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे आज। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा देख लेते हैं इस पूरे मसले पर और करप्शन के मसले पर क्या कुछ कहा सुनी चल रही है नेताओं के बीच। सुनिए जरा। वो एजेंसी को काम पे लगा के उसके ऊपर निर्भर करके वोट लूट करते हैं, बोलते झूठ करते लोग। हम इसको केयर नहीं करते हैं। अगर कोई क्षमता है तो सामना-सामनी लोग लड़ने बोलो। ममता बनर्जी केवल वो ईडी के खिलाफ नहीं, संवैधानिक जितने प्रतिष्ठान है उनका खिलाफ बोल रहा है। वो सत्ता के लिए सब कुछ कर सकते ममता बनर्जी, इसलिए ऐसा दुर्भाग्यजनक बात कर रहा है। ये दंगल का कलंक बन गया। जहाँ भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, जनता को उसकी खिलाफत करना चाहिए और घेराव करना चाहिए। देश इनकी जागीर है क्या, जिसके चाहे भेज देते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर रोक रही है, इस तरह की घटना हमारे संविधान प्रणेताओं ने थिंक भी नहीं किया, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरह की घटना घट सकती है। तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन प्रूव करता है कि ममता बनर्जी हैज़ कमिटेड ए सीवियर क्राइम। एक बंगाली होने के नाते मुझे शर्मिंदा महसूस करने पड़ते कि इस तरीके के मुख्यमंत्री और इस तरीके की मतलब बर्ताव एक मुख्यमंत्री कैसे करे। तमीज से चलना चाहिए, तमीज से बात करना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, कभी कभी वो भूल जाती है। आज जो भी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो उनका निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। उसका कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन और पुलिस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में प्रशासन और पुलिस ममता दीदी का कैडर, एक्सटेंडेड कैडर बन के काम करता है। और 5 साल लगातार इन अधिकारियों ने, इन प्रशासन के अधिकारी और पुलिस वालों ने जनता का बार बार अपमान किया है, वोटरों को डराया धमकाया है और गैर कानूनी काम किया है। पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्दवान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है।
टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में चर्चा कर रहे हैं। दीदी का दांव क्या फंस गया चुनाव? क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्या दीदी ममता दीदी जो एक हरे रंग की फाइल लेकर भागी थी, उसको बचाव के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कह दिया कि जांच एजेंसियों के काम में इस तरह से दखलंदाजी करना दीदी ये अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाएगा और करप्शन क्या इस बार एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इन सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सोफिया खान जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश चंडालिया मेरे साथ जुड़े हैं। प्रकाश चंडालिया जो हैं महानगर के संपादक हैं। आज की डिबेट में प्रकाश चंडालिया जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? आज दीदी को तो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट में कुछ राहत मिलेगी, राहत तो नहीं मिली है। क्या करप्शन एक बड़ा मुद्दा इस बार बनेगा कि लोगों के लिए है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नमस्कार अशोक जी, साथी पैनलिस्ट बंधुओं को नमस्कार, दूरदर्शन के दर्शकों को भी नमस्कार। ममता बनर्जी स्वयं अपने बुने हुए जाल में स्वयं फंस गई। 8 जनवरी की जिस घटना का आप अशोक जी जिक्र कर रहे हैं, पूरे बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में ऐसी घटना होगी कि जब संविधान के अधिकारों के प्रदत्त केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल में छापामारी करने के लिए आती है और एक प्राइवेट कंपनी पर आती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री वहां जाती हैं, दखल देती हैं और धमकी भरे लहजे में वहां से उठा करके कागजात लेके चली जाती हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना है और निश्चित रूप से आपने भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया है अशोक जी। 15 साल के इतिहास में पूरी की पूरी सरकार न जाने कौन सा ऐसा विभाग हो जहां घोटाले नहीं हुए होंगे।
कट मनी से लेकर कोल स्कैम, गौ तस्करी, शारदा का मामला, नारदा का मामला, नारी असुरक्षा, शिक्षकों की नौकरी तुष्टीकरण और इतने सारे मुद्दे हैं। और उन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ममता बनर्जी, सोफिया जी बैठी हैं, ममता बनर्जी जब सरकार में आई थी तब उन्होंने कहा था कि डबल डबल नौकरी मिलेगी। और डबल डबल नौकरी यह है कि आज 1500 रुपए का बेरोजगारी का भत्ता देकर के लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बेरोजगारी बनी हुई है, हजारों की संख्या में यहां से कंपनियां बंगाल छोड़कर जा चुकी हैं। किसी प्रकार का कोई औद्योगिक परिवेश नहीं है। कट मनी का आलम तो यह है कि आप छोटे से छोटा भी कोई काम करने के लिए जाए तो बिना कट मनी के आपका कोई काम नहीं होगा। और ये सारी चीजें प्रमाणित हो चुकी। अशोक जी, 15 वर्षों के इस पूरे घटनाक्रम से जहां की जनता आजीज हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। मैं प्रकाश जी आपसे यही जानना चाह रहा हूं। देखिए, हम लोग तो टेलीविजन चैनलों में चर्चा करते हैं, मीडिया में चर्चा होती है, ये सब चीजें जो हैं खूब, लेकिन क्या आम लोगों के लिए करप्शन कोई मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या कोई एक इशू है उनके लिए? उनको लगता है कि करप्शन के कारण उनकी जिंदगी पर असर पड़ा है? अशोक जी, यहाँ 3 बड़े मुद्दे हैं। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और नारियों की असुरक्षा। आरजी कर अस्पताल के अंदर जो घटना हुई, आपने बहुत अच्छे, कई बार इस पर डिबेट भी करी थी और इसको बहुत अच्छे से दिखाया था। आरजी कर कांड अस्पताल के अंदर में बलात्कार होता है और तृणमूल के गुंडे उसमें शामिल रहते हैं। उस पर कोई कार्रवाई ममता बनर्जी स्वयं महिला मुख्यमंत्री होते हुए उसमें नहीं करती हैं। लॉ कॉलेज के अंदर में महिला के साथ में तृणमूल के गुंडे ये सारा काम कुकर्म करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, पश्चिम बंगाल की जनता, आप देखिए, जो बंगाल के लोग हैं अशोक जी, जो थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और रोजगार के लिए बंगाल के बाहर जा चुके हैं, आज वो बंगाल वापस लौटना नहीं चाहते हैं। इन सारे मुद्दों को भटकाने का काम ममता बनर्जी कर रही है और कुछ संवेदनशील मुद्दे उठाने का काम कर रही है, जिसका मुझे लगता नहीं है कि इस पर ममता बनर्जी की बात का कोई असर पड़ने वाला। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कह रहे हैं प्रकाश चंडालिया। और उनका ये भी कहना है क्योंकि इस करप्शन में नौकरियों का भी सवाल है। जो लोग, युवाओं को जो लग रहा था कि नौकरी मिलेगी, वो भी एक बड़ा सवाल बन गया और इसीलिए ये एक बड़ा मुद्दा होगा, ये प्रकाश चंडालिया कह रहे हैं। सोफिया जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और आज तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीदी अच्छी बात नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती दिखती नहीं। नमस्कार आप सभी को। अशोक जी, अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कहाँ से जवाब शुरू करूँ, क्योंकि इतने सारे सवालों के गोली दाग दी आप दोनों ने। चलिए, सबसे पहले हम आरजी कर से ही शुरू करते हैं। आरजी कर के मुद्दे पर अगर इन्होंने उठाया है, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को बहुत शर्म आती है कि आज भी इस देश में महिला को लेकर चर्चा करनी पड़ती है, और ये बहुत ही दुखदपूर्ण ये जो हादसा हुआ था उसको मैं याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी जब मुद्दा उठा है तो मैं ये बताना ये चाहूंगी कि आरजी कर को लेके जब इन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत आरोप है। आरजी कर को लेके स्वयं ममता बनर्जी उन्होंने रैली किया था, और रैली करने का कारण यही था कि जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और अपराजिता बिल 15 दिन के अंदर असेंबली में उन्होंने अपराजिता बिल को पास किया था, और लेकिन उसको लागू करना उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने ऑब्वियसली इस चीज को किया। अच्छा, दूसरी बात, हाँ ठीक है, करप्शन का हम आपने जवाब दे दिया। मैं भी आज आरजी का भी मुद्दा हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन करप्शन, करप्शन की अगर बात है, देखिए बात यहाँ पर आपने जो कहा पहले, जो आपने शुरुआत की ग्रीन फाइल लेकर, वो भाग गई। अब भाग गई, चलिए आपने अगर ये शब्द किया है कि भाग गई, चलिए भाग गई। अभी आप ये बताइए कि ये सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए कि अगर भाग गई तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्यों भाग गई, कैसे भाग गई। ये तो पूरा देश ने देख ही लिया, ये मुद्दा भी पुराना हो चुका है। अभी अगर हम बात एक मिनट, आपने कहा पुराना हो चुका सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की खबर का हवाला देकर ही आज चर्चा कर रहा हूँ। कोर्ट को कहना पड़ा, कोर्ट सुनिए ना, कोर्ट को ये कहना पड़ा दीदी अच्छी बात नहीं है इस तरह से अड़ंगा डालना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही जवाब दीजिए। भाई वो फाइल लेकर भागी, उसके बाद जो है जब ये मामला कोर्ट में गया तो पहले तो ये कहा गया कि भाई ईडी को कोई अधिकार नहीं है, सीबीआई को अधिकार नहीं है ऐसे कोर्ट में आ जाए, जांच एजेंसियों को अधिकार नहीं। कोर्ट ने उसको दरखास्त कर दिया, फिर कोर्ट ने आज फिर उसको आगे बढ़ाने की बात हुई। कोर्ट का शब्द मैं बता रहा हूं कि ये जांच एजेंसियों के काम में अड़ंगा डालना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है भाई। देखिए, जहां तक मुझे पता है, बार बार मैं क्या कहूं
सबको पता है कि हमारी रणनीति बना रहा था वो आईपैक। तो नवीन जैन पे अगर पर्सनल तौर पर उनके घर पे छापा पड़ता तो समझ में आता है, लेकिन अगर जहां पर हमारी रणनीति बन रही है, ऑब्वियसली टीएमसी के बहुत से ऐसे कागजात हैं जो लीक नहीं होते। ममता बनर्जी सिर्फ मुखिया नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है। तो एज अ सुप्रीमो उन्होंने अपनी चीजों को बचाया। अब आता है लॉ एंड प्राइवेट कंपनी में, सुप्रीम प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में जाकर, क्या है नहीं है क्या था, सुनिए ना, प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में जाकर अपनी चीजों को बचाया। और प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में पहले भी चर्चा हो चुकी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में पश्चिम बंगाल सरकार के सरकारी कागजात क्या कर रहे थे, वो प्राइवेट कंपनी को क्या अधिकार है पश्चिम बंगाल सरकार के जो है सरकारी दस्तावेज लेकर बैठे। इसके लिए कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए ना, कोर्ट में ऑलरेडी है। अरे कोर्ट तो डिसीजन लेगा ही, बिल्कुल। और भी बहुत से मुद्दे हैं, सुनिए, कोर्ट तो डिसीजन लेगा ही। आधे घंटे 40 मिनट में हम सारी चीजों को नहीं चर्चा। अरे बाबा, कोर्ट तो डिसीजन लेगा ही। आगे हम आते हैं ना कि हमारी रणनीति क्या है। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार है, लोग जो है ऊब गए हैं। लोग नहीं ऊबे हैं, अलबत्ता लोग जो है भाजपा से ऊब गए हैं। इनकी जो चालबाजी है ना, इससे लोग ऊब गए हैं। ठीक है, ठीक है, वो आपको पूरा अधिकार है। लोग किससे ऊबे किससे नहीं ऊबे ये जनता तय करेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं साफ कह रहा हूं कि ये सब चीजें कितना असर होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो दस्तावेज मैं लेकर बैठा हूं, जो कागजात मैं लेकर बैठा हूं, उससे जो है वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई ये बंगाल में हो क्या रहा है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए भाई, आप लोग अननेसेसरी जो है इस तरह से एक सिटिंग जो है चीफ मिनिस्टर को तंग कर रहे हैं आप लोग। अशोक जी, आपसे एक निवेदन है। यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता है, चूंकि पश्चिम बंगाल की बात है और चुनाव 1 महीने बाद है, इनसे जरूर पूछिएगा कि इनकी क्या रणनीति है बंगाल में, हिंदू मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान वाला छोड़कर। सुनिए ना, एक मिनट सोफिया जी सुनिए ना, सोफिया जी प्लीज सुनिए मेरी बात। देखिए, अभी आप लोगों के अभी तो ये शुरू हुआ है, और अभी क्या है कि आप लोगों के सबके कैंडिडेट सामने आ जाएं, चुनावी रैलियां होने लगे तो रणनीति पर भी चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा होगी रणनीति पर। अरे मेरी बात सुनिए, प्लीज सुनिए सोफिया जी, प्लीज सुनिए। मैं कह रहा हूं रणनीति पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो मुझे इस पर चर्चा करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और उसके बाद बड़े बड़े वकील लगाने के बावजूद राहत नहीं मिली है। तो मुझे तो आज इस पर चर्चा करनी है। करप्शन मुद्दा है कि नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। फिर रणनीति पे भी चर्चा कर लेंगे। आपकी रणनीति जो है वो एक दफ्तर में थी, अब इनकी रणनीति किस दफ्तर में बन रही है मुझे नहीं पता। वो आप लोगों की रणनीति कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां बनाती है मुझे उसमें जाना नहीं। अगर करप्शन की बात आई है तो शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ विपक्ष के नेता, अरे सुनिए ना, अब सुन लीजिए, अब रनिंग कमेंट्री मत, अरे रनिंग कमेंट्री मत कीजिए ना, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। अभी तो रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, उसके ऊपर मैं आऊंगी। हाँ, अरे मैंने अभी आप ही से पूछा हूं, मैं तो गया ही नहीं कहीं। आरपी सिंह जी बोलिए। मैं पहले शुभेंदु अधिकारी से शुरू कर लेता हूँ। इन्होंने शुभेंदु अधिकारी की बात करी, सोचेंगे कि सरदार जी भाग जाएंगे, मैं सरदार हूँ और सरदार की बहन। सुनिए, उसी शुभेंदु अधिकारी ने आपकी ममता बनर्जी को धूल चटा दी पिछले चुनाव में। और मैं लिखकर कह रहा हूँ, और मैं अशोक की मेरी बात नोट कर लेना, मैं आपकी डिबेट में बोलकर जाता हूँ और वापस रिपीट करने आऊंगा। इस बार भी ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारेंगी। भवानीपुर में पिछली बार नंदीग्राम से आ रही थी, इस बार भवानीपुर से भी आ रही सुनिश्चित हारेंगी। दोनों सीटों से शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, ये आज मैं कह के जा रहा हूँ। और मैं आपकी डिबेट में चुनाव के रिजल्ट वाले दिन आऊंगा, उस दिन ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा और रिपीट करा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। परंतु जो मूल बात पर आते हैं, आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट ए हैप्पी सिचुएशन। अंग्रेजी में ये है, जो आप हिंदी में अनुवाद करें वो ठीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड है नॉट ए हैप्पी सिचुएशन। एक वर्ड उन्होंने कहा वेरी अनयूजुअल, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। मतलब आप ये बता रहे हैं कि वो जो फाइलें उन्होंने उठाई वो सरकारी फाइलें थी, वो कोई टीएमसी की फाइलें नहीं थी, वो टीएमसी की रणनीति की फाइलें नहीं। दिख रहा था, उस पर लिखा था वेस्ट बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, मोहर लगी थी पश्चिम बंगाल की सरकार, वो सारे चैनल से चलाई। मेरा सीधा प्रश्न है, और जो आने वाले दिनों में कोर्ट में भी आएगा, कि पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें लेने के लिए ममता बनर्जी क्यों गई, और पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें वहां प्राइवेट दफ्तर में क्या कर रही थी? वो कौन सा भाई खाता है पश्चिम बंगाल की सरकार का जो वहां से चल रहा था? अभी तो नई और जो जानकारी है, कुछ बैंक के अधिकारी शिफ्ट हुए हैं आज, जिनके लिंक आ रहे हैं ममता बनर्जी के साथ पैसे ट्रांसफर के। तो वो कौन से खाते हैं, वो कौन से भाई खाते हैं जो सरकार के वहां पे उनके ऑफिस में पड़े थे, कौन से टेंडर, कौन से क्या डॉक्यूमेंट क्या थे, वो टीएमसी के होते हैं। हम मान लेते हैं कि टीएमसी की अपनी रणनीति हो सकती है,
परंतु जो ममता दीदी लेकर भागी वहां से, वो पश्चिम बंगाल सरकार की मोहर लगी हुई फाइलें थी। एक मिनट रुक जाइएगा। और जहां तक ये जो बार बार होता है ना, जब वो पार्थ चटर्जी के अगर रेड पड़ी थी, अगर याद हो आपको, वहां पर जो लिफाफे पाए गए थे 50 करोड़ रुपए जिसमें पाए गए थे, वो भी पश्चिम बंगाल सरकार के लिफाफे थे। ये पश्चिम बंगाल सरकार के लिफाफों में पैसे वहां पर ठूस कर रखे गए थे और 50 करोड़ रुपए तक का पाया गया था। ये तो सब, आप अभी 2 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, 12 जीरो आते हैं। परंतु मैं भी मैंने भी आपके डिबेट के दौरान मैंने गूगल मारा, मैं भी चेक करूं कितने होते हैं, 12 जीरो आते हैं। परंतु 50,000 करोड़ रुपए तो 50 करोड़ रुपए तो एक ही अधिकारी, 50 करोड़ रुपए तो एक ही मंत्री के यहाँ से पाया गया था। तो ये पूरी भ्रष्टाचार। और आप क्या सोचते हैं कि लोगों के दिमाग से वह छवि उतर गई होगी? वो जो पैसे गिनते गिनते मशीनें थक गई थी, नई मशीनें मंगानी पड़ी थी, वो लोगों के दिमाग में रहता है। समय आने पर लोग जवाब देंगे। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मुझे मौका देंगे आप, भवानीपुर से ममता बनर्जी इस बार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारेंगी। ठीक है, तो ये रणनीति तो उन्होंने बता दिया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने की रणनीति एक रणनीति, लेकिन बाकी रणनीति पे भी चर्चा करेंगे भविष्य में। अभी बंगाल चुनाव में सब गरमाएगा। लेकिन जो आपने पार्थ चटर्जी की बात की, तो वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। हमने अपनी जिंदगी में इस तरह से मतलब नोट जो हैं, जिनको हम बड़े आदर से रखते हैं क्योंकि कभी कभार देखने को मिलते हैं, वहाँ तो फ्लैट में छितराए पड़े थे भाई, नोट छितराए पड़े थे। और तो और वो टॉयलेट के अंदर 2 फ्लैट में छापे पड़े थे। वो चीज़, टॉयलेट के अंदर जो है सोने चांदी के जेवरात, टॉयलेट की जो सीट होती है टॉयलेट में, जो वो पानी का जो होता है, उसके अंदर जो है हीरे जवाहरात और सोने चांदी भरे हुए थे। मतलब ये तो हमने जिंदगी में देखा नहीं कभी कि भाई, तो वो तो भूल नहीं सकता। लेकिन मैं आईपैक पर फिर से आता हूँ। ये आईपैक वाला जो मामला है, कुल मिलाकर 2,732 करोड़ में कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है ये। और इसमें यह है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए जो आईपैक को मिले, और इसीलिए छापेमारी हुई। और फिर से कह रहा हूं, जाहिर सी बात है, हर केस अपना समय लेता है, समय लेकर चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जाने पर कोई राहत नहीं मिली है ममता बनर्जी को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें एक मुद्दा बनने जा रही हैं। सोफिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं संजीव कौशिक जी के पास जाता हूं। देखिए, जब जहां तक नंदीग्राम की बात है, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी से शुरू किया। शुभेंदु अधिकारी, अच्छा आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए 30 सेकंड में, मेरा मुद्दा नहीं है। उन्होंने एक बात कही, वो ठीक है। तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीतेंगे ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के ही कल को साथी रहे जो है, इनको शायद पता होगा कि वही हमारे कैंडिडेट बन रहे हैं, प्रदीप कर। एनीवेज, देखिए बात शुभेंदु अधिकारी की बात की थी मैंने, ममता बनर्जी की विपक्ष के नेता थे, मैंने ममता दीदी की बात करी थी। ममता दीदी भवानीपुर से चुनाव हारी थी। भवानीपुर नंदी, एक मिनट, वो भवानीपुर, एक मिनट, भवानीपुर की बात उन्होंने करी कि भवानीपुर में, नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी पहले हार चुकी हैं। भवानीपुर की वो बात करें, पर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अभी इसको हम चर्चा कर लेंगे। जब वो लोग विपक्ष में होते हैं तो करप्ट होते हैं, और जब आपके पास आ जाते हैं तो दूध से धुलकर आ जाते हैं। तो ये ऐसे कई लिस्ट जो है वो सामने सबको पता है। सारी चीजों को छोड़ दीजिए। शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ के विपक्ष, आपके जो एकदम मेन विपक्ष के नेता हैं, वो जो है वो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। उसके बाद जब आपने डरा धमका कर अपने पास सरकार थी ना, आपने मुकदमा क्यों नहीं कराया? आप सुप्रीम कोर्ट में हर बात तो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, पीडी रेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, आप हर बात को लेकर कोर्ट जाती है, तो क्यों नहीं गई कोर्ट में आप? पार्थो बाबू की आप बात कर रहे हैं, पार्थो बाबू क्यों नहीं गए कोर्ट? आप पहले जवाब दीजिए, शुभेंदु अधिकारी को लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए आप? एक करप्ट होते हैं, लेकिन हम जो है उनको सर पर नहीं बैठाते, हम लोग संग उनको निलंबित कर देते। अरे सुनिए ना, आप एक मिनट, आप लोग, सोफिया जी, एक मिनट, सर एक मिनट, दोनों रुकिए, प्लीज दोनों रुकिए, ऐसे नहीं, प्लीज रुकिए सर, रुकिए। मैं तो एक बात कह रहा हूं, अभी आपने कहा ना सोफिया जी, आपने कहा कि जो है हम तो किसी को सर पे नहीं बैठाते। मैं प्रकाश जी से अभी संजीव कौशिक के पास जा रहा हूं, फिर प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा लिस्ट बनाई थी, आप भी थोड़ा देखिएगा। जो बंगाल में ममता दीदी की लिस्ट आई है, उसमें करप्शन चार्जेस वाले कितने कैंडिडेट है जरा देश को बताइएगा। लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। संजीव कौशिक जी, मुझे नहीं मालूम कि भाई, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस बंगाल में कहाँ खड़ी है भाई? राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, अधीर रंजन चौधरी वाली कांग्रेस है? इस करप्शन पर कांग्रेस का कोई आधिकारिक मत है कि अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं ममता बनर्जी का ये व्यवहार गलत है, जिस तरह से वो फाइल लेके भागी थी वो सब, पर कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन आज क्या है?
देखिए अशोक जी, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में फंसी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उसकी कोशिश यही है कि किसी तरह से वो बंगाल चुनाव में अपने जनाधार को आगे बढ़ाए। एक मिनट, आपने कहा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव जो है राहुल गांधी है, दक्षिणी ध्रुव अधीर रंजन चौधरी। आप ये कह रहे हैं उन दोनों के बीच फंस गई है पार्टी कि लोकल यूनिट या केंद्रीय यूनिट, उसमें फंस गई है क्या पार्टी? अशोक जी, आप अपने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सच बात यह है कि एक तरफ अभी जो बातचीत चल रही थी, निश्चित तौर पे देश के संवैधानिक संस्थानों के प्रति एक सम्मान तो होना ही चाहिए, और वो संस्थान यदि बंगाल में जाती है और अपनी एक कार्रवाई करती है किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से लिप्त किसी भी पार्टी की तरफ, तो जो वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा जो तेवर दिखाया गया निश्चित तौर पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि यह बात भी सही है कि यदि आप आंकड़ों के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारी के तौर पर यदि मुख्यमंत्री को स्थापित करते हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? फिर ये तो मिलीजुली बात हो गई, हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, तुम हमारे ऊपर आरोप लगाओ, किसी तीसरे की एंट्री नहीं होगी। हम तो यही कह रहे हैं कि यदि वो गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि वो गलत नहीं है तो मान लेनी चाहिए कि वो गलत नहीं है। लेकिन दोनों कार्रवाई तो चल रही है ना, कोर्ट में ये कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें कार्रवाई चल रही है। अभी मैं लिस्ट गिना दूंगा, बड़े मामले हैं। तो कार्रवाई तो आप भी जानते हैं कि भारत में करप्शन के, लालू यादव जी को कांग्रेस ने जब उनके ऊपर चार्जशीट लगाई थी, कांग्रेस जब लालू यादव को गिरफ्तार किया तो उसके बाद उनको अंतिम मुकाम तक ले जाते कितने साल लगे, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अशोक जी, बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति चरम पे है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, निश्चित तौर पे एक पार्टी तो वहां पे जीतेगी लेकिन बंगाल की जनता हारेगी फिर इस बार, हमें कहने में ये कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि एक तरफ लगातार ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है, ठीक उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विपक्ष कौन है? मजबूत विपक्ष आना चाहिए, वो जो सर्वधर्म समभाव की बात करे, वो जो समाज को जोड़ने की बात करे, वो जो सबको एक साथ लेके चलने की बात करे, वो हाशिए पे खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ एक कट्टर, आप लगातार ये आरोप लगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि बंगाल की स्थिति क्या, बंगाल में बांग्लादेश में ज्यादा अंतर वो नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारा मानना यह है कि यदि सचमुच में आपको ऐसा कुछ लगता है यदि बंगाल में इस तरह की स्थिति है, तो केंद्र की सरकार जो है वो मजबूत सरकार है। आपने अभी कहा, संजीव कौशिक, आपने अभी कहा एक पार्टी जीतेगी और बंगाल की जनता हारेगी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतेगी? नहीं, मैंने कहा कि ये दोनों पार्टियों में फंसी हुई बंगाल की जनता है। ओके। दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि चुनाव के समय भी संजीव कौशिक कांग्रेस के समर्थक है, लेकिन जमीनी हकीकत समझते हैं कि कांग्रेस का वहां डब्बा गोल है। इसीलिए या तो उन्होंने कहा एक पार्टी जीतेगी, चाहे वो बीजेपी जीते या ममता बनर्जी टीएमसी जीते, लेकिन कांग्रेस का डब्बा गोल है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। आपने कम से कम ग्राउंड रियलिटी, तो अभी तो चुनाव में राहुल गांधी जी या बाकी लोग जाएंगे तो कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है, कांग्रेस का डब्बा पश्चिम बंगाल में गोल है। अब क्यों गोल है ये आपको समझना चाहिए। आपके बोलने से पहले मैंने ये बात कहा कि कांग्रेस पार्टी वहां अपने वोटों के प्रतिशत में इजाफा लाने के लिए जमीन पे काम कर रही है, कोशिश कर रही है लगातार। ठीक है। कांग्रेस आजकल कहीं जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही लड़ती है चुनाव में। यह भी देश जानता है, वो हर चुनाव में कांग्रेस की स्थिति यही होती है कि जीतने के लिए नहीं कहीं लड़ते। बहरहाल प्रकाश चंडाले, इनकी अभी इन्होंने कहा, सोफिया खान जी ने, कि भाई जो करप्ट लोग होते हैं उनको तो ये लोग हटा देते हैं, सर पे नहीं बैठाते। तो किन किन लोगों को हटा दिया, किन किन लोगों को सर पे बैठाया, कोई जानकारी आपके पास होगी? हाँ जी, बिल्कुल ही अशोक जी, कुणाल घोष को सर पे नहीं बैठाएंगे, ज्योतिप्रिय मल्लिक को नहीं बैठाएंगे, जीत बोस को नहीं बैठाएंगे। सारे लोगों के नाम घोटाले में है और सारे लोगों को टिकट दिया गया है। सारे लोगों को टिकट दिया गया है। एक और है वो प्रियनाथ सिन्हा, नाम भूल रहा हूँ, सिन्हा जी को भी टिकट दिए। सारे के सारे लोग टेंटेड हैं। इन लोगों इनमें से कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सबके ऊपर छापेमारी हुई है, सबके ऊपर में मामले कोर्ट में चल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात मैं अशोक जी जोड़ना चाहूंगा कि आरपी सिंह साहब ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति पर प्रकाश डाला और अपनी बात कही। मैं आपको ममता बनर्जी की रणनीति के बारे में भी जरा बताते चलूं। पिछले दिनों एसआईआर को लेकर के 5 दिन तक उन्होंने धर्मतल्ला में प्रदर्शन किया था। 5 दिन के बाद में उनको समझ में आ गया कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जनता की तरफ से इसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो धरना उन्होंने कोई ना कोई बहानेबाजी करके हटा दिया। लेकिन उस धरना के मंच से उन्होंने अपनी एक बड़ी जबरदस्त रणनीति का ऐलान किया। वो रणनीति क्या थी? वो रणनीति का ऐलान ये था कि हम, ममता बनर्जी का ये बयान है कि जब तक हम सत्ता में हैं तब तक यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, और जिस दिन यहाँ के एक समाज विशेष के लोग
संगठित हो गए उस दिन यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ये बता दिया जाए कि वो समाज विशेष कौन सा है और उस समाज विशेष को वो दंगाई क्यों मानती हैं, हमलावर क्यों मानती हैं, और क्या 2011 के पहले बंगाल यहाँ सुरक्षित नहीं था? क्या पहले सरकारें यहाँ नहीं थी? ममता बनर्जी पहले भी सरकार में थी क्या? 2011 के पहले भी यहाँ पे लोग शांतिपूर्वक रहते थे। सारे के सारे खेल को ममता बनर्जी ने 2011 के बाद बिगाड़ा है। यहाँ पे मुसलमानों के लिए वो इस्तेमाल करती है शब्द की वो दूध देने वाली गाय है। जय श्री राम का नारा लगाने को वो कहती है वो गाली है। ओपन तरीके से हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य ममता बनर्जी ने 15 वर्षों में किया है। और जब बात उनको समझ में आ जाती है तो अशोक जी, जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की डेट्स का ऐलान करता है उसके 1 घंटा 20 मिनट भत्ता 500 रुपए का बढ़ाने का काम करती हैं। जब यह समझ में आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीए का बकाया भुगतान करने का निर्देश स्पष्ट रूप से दे दिया और डेडलाइन तक बांध दी, उससे ममता बनर्जी इनकार करती रही। लेकिन जब समझ में आ गया कि इस बार उनकी जमीन खिसक चुकी है, उनकी जड़ों में मट्ठा डाला जा चुका है, तब घोषणा होने के 55 मिनट पहले 3:05 पर ममता बनर्जी ने डीए के पेमेंट करने को लेकर के इस प्रकार की घोषणा की है। यह तो ममता बनर्जी की स्थिति है और यह है उनकी रणनीति का सफेद सच। ओके, पर मैं कह रहा हूं कि जनता की रणनीति क्या है, जनता क्या सोच रही है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि करप्शन और जो है ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें, लेकिन जाहिर सी बात है ममता बनर्जी का ये बयान बहुत सुर्खियों में आया था कि भाई जब तक हम हैं तब तक जो है एक समुदाय विशेष जो है वो उनसे सुरक्षा मिली हुई है लोगों को। किनको लगी है तो इस बार उनकी कोशिश तो है कि दोनों तरफ के जो है वोट उनको उसी तरह से मिले, क्योंकि उनको भी थोड़ा डर है कि कहीं ना कहीं जो एक हिंदू वोट है वो उनसे खिसक सकता है। इसीलिए उनका बयान ऐसे समय में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मेरे पास एक लिस्ट है। चंद्रनाथ सिन्हा नाम था, आप नाम आपको सिन्हा नाम नहीं याद आ रहा था ना, तो मैं जी बिल्कुल चंद्रनाथ सिन्हा, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे पास एक लिस्ट है, थोड़ा सा मुझे लगता है दर्शकों को ये भी जानना चाहिए। ये तमाम घोटालों की लिस्ट है जो बंगाल में इतने समय में हुए। अब इतने घोटाले, मतलब हर राज्य में घोटाले होते हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है घोटालों का एक रिकॉर्ड जो है बंगाल ने बनाया है 15 सालों में। घोटाले पढ़ने शुरू करूंगा इस ब्रेक के बाद। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं दीदी का दाव क्या फंस गया, चुनाव क्या, करप्शन के मुद्दे पर ममता बनर्जी घिर गई हैं।
क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो आईपैक का पूरा मामला था, आईपैक घोटाला, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी उनको राहत नहीं मिली है। चुनाव के बीच कोर्ट की टिप्पणियां जो है वो ममता बनर्जी के चुनावी जो उनकी मुहिम है उस पर एक बड़ा झटका है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे में क्या ममता बनर्जी का जो हरी फाइल लेकर भागने का पूरा प्रकरण था, उसकी उनको इन चुनाव में कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे मैंने शुरू में ही बताया कि पश्चिम बंगाल के अंदर 2 लाख करोड़ के घोटाले 15 साल में हुए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, वैसे फिर से कह रहा हूं, घोटाले हर सरकार में होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में घोटालों का जो रिकॉर्ड बना है, मुझे लग रहा है कि एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड होगा। मैं आपको थोड़े से घोटालों की लिस्ट पढ़ना चाहता हूं कि कौन कौन से घोटाले, आपको जानना चाहिए कि किस किस तरह के घोटाले बंगाल में हुए हैं। 2011 में मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई ममता बनर्जी की सरकार में। देखिए, शारदा चिट फंड स्कैम हुआ, इसमें टीएमसी के लोग पकड़े गए। उसके बाद रोज वैली स्कैम हुआ, इसमें टीएमसी के लोग पकड़े गए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में 52 घंटे की रिकॉर्डिंग, जिसमें टीएमसी के तमाम नेता जो है वो पैसा लेते हुए दिखे। उसके बाद एसएससी रिक्रूटमेंट घोटाला, स्कूल सर्विस कमीशन घोटाला, जिसमें पार्थ चटर्जी, जिनकी अभी बात चल रही है, पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर जो है, 2 उनके फ्लैट में 50 करोड़ से ज्यादा के नोट बिखरे थे, सोना चांदी जेवरात सब 50 करोड़, मतलब मशीनें थक गई थी गिनते गिनते। और ये तो एसएससी जो स्कूल सर्विस कमीशन में घोटाला था भर्तियों का। लेकिन आप सोचिए कि बंगाल में किस किस तरह के घोटाले हुए हैं। यहां पर सफाई कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी, इनकी भर्ती का घोटाला हुआ। म्यूनिसिपल जो है, म्यूनिसिपैलिटी भर्ती घोटाला, उसमें चपरासी और सफाई कर्मी, झाड़ू लगाने वाला बेचारा था, उससे भी पैसा लेकर उसको नौकरी दी गई, ये भी घोटाला सामने आया। गो तस्करी का अवैध घोटाला सामने आया, अणुव्रत मंडल का, जिसमें टीएमसी का नेता था। कोल स्मगलिंग का स्कैम सामने आया। राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम सामने आया, गरीबों का राशन में हो गया। उसके बाद राशन के साथ साथ अम्फान राहत सामग्री घोटाला, जो वहां पर अम्फान जो तूफान आया था उसमें भी राहत सामग्री घोटाला हो गया। उसके जो राहत सामग्री बांटनी थी वो भी लोगों को नहीं मिली, वो टीएमसी के लोगों ने अपने लोगों में बांट दी, इससे आरोप लगे। उसके बाद टैबलेट घोटाला एक हुआ। सोचिए, राज्य सरकार ने कहा कि बच्चों को, जो युवा हैं, उनको 10,000 रुपए की टैबलेट देंगे और उसके लिए पैसा सीधा उनके अकाउंट में जाना था, लेकिन वो भी जो है हैक हो गया। वो पता चला पैसा कहां गया पता ही नहीं, अभी उसमें क्या अपडेटर नहीं जानते। उसके बाद संदेश खाली लैंड स्कैम, टीएमसी का एक गुंडा बाकायदा गरीबों की लैंड जो है उनको अपने नाम करके उनको जो है उनसे जबरन कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद फेक गवर्नमेंट जॉब है नहीं, लेकिन फेक गवर्नमेंट जॉब के नाम पर स्कैम हो रहा है। और फिर ये आईपैक स्कैम, आप बताइए, मतलब इतनी लंबी फेहरिस्त है। और इसमें जो है चपरासी की भर्ती से लेकर सफाई कर्मचारी की भर्ती, स्कूल जो है टीचर्स की भर्ती, कौन कौन सा घोटाला जो है बंगाल में नहीं हुआ। अब ये तमाम लिस्ट देखकर लगता है कि सोफिया खान जी, एक नया रिकॉर्ड बन गया भाई बंगाल में। अब ये बंगाल के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार को वो कब तक सहना चाहते हैं। अशोक जी, आपने इतने अनलिमिटेड लंबी लिस्ट बोल दी कि अब मैं और क्या ही बोलूं। इसमें शारदा नारदा वाला जो है उसपे मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, बोलिए। इसी शारदा बोल रही जोड़ दीजिए, नहीं तो मैं जोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, आ रहे सोफिया जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सोफिया जी, बोलिए। बोलने दीजिए, आपके पीछे मैंने नहीं बोला था। हाँ, शारदा नारदा की चूंकि बात आई है, मैं उस पर खासकर बोलना चाहूंगी कि शारदा नारदा में तो आपने कहा कि टीएमसी के सारे लोग पकड़े गए। उसी टीएमसी में शुभेंदु भी थे। जैसे ही वो अगर वो इतने ही भ्रष्ट थे तो इन लोगों ने अपने विपक्ष की नेता क्यों बनाया उनको अपने पास लेने के बाद, और सारे के सारे उनके जो आरोप है वो मिट भी गए। इससे ये समझ में आता है कि जो लोग विपक्ष में हैं उन्हीं के सारे जो घोटाले हैं या सो कॉल्ड आरोपित घोटाले, उनको प्रकाशित किया जाता है। दूसरी बात, सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? सुन रहा। अच्छा, एक मेरा काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। सोफिया जी, एक मेरा काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। आपने भूल जाओगी। नहीं सुन लीजिए। अच्छा चलिए, बोल लीजिए 30 सेकंड दीजिए, वरना आदमी तो भाई कंप्यूटर नहीं हूं ना मैं। बोलिए। एक और आपने जो कहा, हाँ, टीएमसी से लोग परेशान हो चुके हैं। ये जितने भी घोटालों का आपने नाम लिया, पता नहीं कौन से कहाँ का घोटाला है, ये घोटाला 2024 की बात अगर आप करेंगे तो 2024 में जब चुनाव हुआ था सांसद का,
तो इनके जो आंकड़े हैं वो 18 से घट के 12 हो गए। अगर लोग इतने ही परेशान हैं पश्चिम बंगाल में घोटालों से और फला ढका जिससे भी, तो लोगों ने फिर इनके सांसदों को क्यों नहीं चुना? ठीक है। हमारे सांसदों को क्यों चुना? अब अगर सुनिए, अब अगर घोटाला मतलब आपने कहा कंप्यूटर नहीं, अब आपकी बात पूरी होगी तो मैं अपनी बात, आप जाहिर सी बात है हम में से कोई कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आजकल लोग टैबलेट लेकर बैठते हैं डिबेट में, पर आपके यहाँ तो टैबलेट घोटाला भी हो जाता है, इसलिए टैबलेट रखने में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल जो मैंने कहा, आपने जो सवाल उठाया वो वैलिड है आपका, उसको आरपी सिंह जी जवाब देंगे, भाई शुभेंदु अधिकारी भी उसमें थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप अगर वो शुभेंदु अधिकारी जो है, पर आप ये तो मानती है ना कि जो उसमें बाकी जो नेता दिखे थे पैसा लेते हुए वो सब ओरिजिनल था ना? आरोप अगर सुनिए, अरे सोफिया जी एक मिनट, अगर आरोप था, सोफिया जी एक मिनट, सोफिया जी आपने मेरा सवाल नहीं सुना। सोफिया जी अगर मेरा सवाल नहीं सुना, लैपटॉप लेके बैठी है, वो टैबलेट लेके बैठी है, सवाल सुन के फिर आंसर दीजिएगा। मेरा सवाल सिंपल सा है, अगर तो वो सारे फर्जी मामला था तो फिर शुभेंदु अधिकारी पर आप क्यों कह रही हैं? और अगर शुभेंदु अधिकारी भी करप्शन में फंसे थे तो सवाल यह है कि बाकी सारे जो नेता फंसे थे वो भी ओरिजिनल फंसे थे ना, उनके आरोप भी सही हैं जो पैसा लेते दिखे थे। आपने उजागर किया ना, तो आप ही की बात मैं आप ही को कह रही हूँ। अगर सारे आरोपी थे तो शुभेंदु भी आरोपी था, और शुभेंदु आरोपी नहीं है तो वो भी आरोपी नहीं है। बात ही मिट गई ना यहाँ पे। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी का जवाब आरपी सिंह जी देंगे, लेकिन कुल मिलाकर उसमें शुभेंदु अधिकारी नहीं, उसमें टीएमसी के दिग्गज नेता ऑन कैमरा पैसे लेते पकड़े गए थे। अब आरपी सिंह जी ये सवाल जो उन्होंने सोफिया जी ने उठाया, ये वैलिड सवाल है भाई। उसमें उस पूरे घोटाले में उन्होंने बाकी घोटालों पर तो बात नहीं की, लेकिन एक घोटाला जिसमें जो है शुभेंदु अधिकारी भी सामने आए थे, तो सवाल है कि वो कैसे वो पाक साफ में बाकी सब टीएमसी के नेता कैसे करप्ट हैं? अशोक जी, मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इनकी सरकार है, अभी इन्होंने कपिल सिब्बल जी को हायर किया, उससे पहले और अच्छे वकीलों को हायर किया, तो कृपा करके सुप्रीम कोर्ट जाते ही है। अभी तो गई थी सुप्रीम कोर्ट, 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट गई है बहन जी, दीदी हमारी, तो जाती वहां पर और कहती नहीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चार्जेस हैं, इसको हम चलाना चाहते हैं, क्यों नहीं चलाने देते सरकार? असल में क्या है कि मैं इनसे कुछ नाम ले रहा हूँ, नाम बिल्कुल बोल, पार्था चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुब्रता मंडल, मानिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्ण साहा, शेख शाहजहां, ये सब लोग तो वो हैं जो जेल काट कर आए इनके नेता, उनमें से कुछ को टिकट भी दे दी इन्होंने। तो क्या कि इस बार भ्रष्टाचार बड़ा मामला है, और ये तो बड़े बड़े मामले हैं, परंतु सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बहन, अच्छी बात नहीं ना बहन। तो क्या कि ये बड़े मामले, परंतु भ्रष्टाचार गरीब आदमी को चुभता है। जब कोई दुकान भी खोलने जाना हो तो वहां पे पहले कट मनी लगती है। ममता बनर्जी खुद कबूल कर चुकी है, मेरे लोग कट मनी लेते हैं, वो मान चुकी है, और इस बार वो बिल्कुल कट मनी का जवाब वोट काटने से मिलेगा, बिल्कुल वोट कटेगा इनका, और वोट कटने से ठीक जवाब मिलेगा। ओके, संजीव कौशिक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं प्रकाश जी के पास आता हूं। संजीव कौशिक जी, आपका एकमात्र विधायक था सागर डीगी से, अगर मुझे ठीक नाम याद है, वीरेंद्र विश्वास, वो उसको भी ममता बनर्जी ले गई थी अपने पास, वो भी नहीं बचा आपके पास। सिंह साहब, एक सरकार है जिसके पास घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त है, जो अशोक जी पढ़ते पढ़ते थक गए, लेकिन वो घोटालों की लिस्ट कम नहीं हुई, और उस पर कार्रवाई करने वाले आप हैं। तो एक घोटालेबाज सरकार है, उस पर कार्रवाई करने वाले केंद्र में बैठी हुई सरकार है, लेकिन दोनों इस तरह से शानदार तरीके से प्ले कर रही है कि तीसरे की एंट्री नहीं हो रही है, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है। बहुत शानदार तरीके से आपने काम कर रहा है। यदि सचमुच में घोटाले वहां पर लोगों ने मेरा अच्छा सुनिए, एक बात और कह रहा हूं, एक मिनट, इनसे पूछ लीजिए राहुल गांधी कितनी बार जाएंगे बंगाल में चुनाव अभियान के अंदर। अभी तक केरल तो उनका स्टेक वाला स्टेट है ना, जहां पे उनके स्टेक्स हैं। प्रधानमंत्री जी 3 बार हुआ है, राहुल गांधी अभी तक एक बार भी नहीं वहां पे कैंपेन करने के लिए। साहब, हमने कहा कि बंगाल करते हैं ये मार्जिनल इसलिए है क्योंकि इनके नेता खुद मार्जिनलाइज्ड हैं। वो उनको पता नहीं है रणनीति क्या है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, या चुनाव के अंदर काम कैसे किया जाता है, कार्यकर्ता का मनोबल कैसे। संजीव कौशिक आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, मैंने ये जो लिस्ट पढ़ी ना, इनमें से मैक्सिमम मामले जो हैं अभी कोर्ट में चल रहे हैं,
और इनमें से कोई खत्म नहीं हुआ है, सबकी जांच चल रही है और जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है, कोई लोअर कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में, तो इन सब मामलों में जो है जांच चल रही है, इस सब मामलों में कोर्ट में चल रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी देर सवेर होगा ही होगा। जी बोलिए। अशोक जी मैं यही बात कर रहा हूं कि दिल्ली में एक सरकार थी, उसके ऊपर आरोप लगे और उस आरोप के बाद में उन सारे लोगों को बरी कर दिया गया जिस तरह के आरोप लगे, और सरकार तक सब 2-2.5% के मार्जिन की सरकार नहीं बरी नहीं। सिंह साहब मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, आपकी भाषा में अगर आपकी भाषा से जाओ तो लालू यादव भी बरी हो गए थे। का बेजा इस्तेमाल करती है दूसरे किसी के सरकार को गिराने के लिए। लालू यादव भी बरी हो गए थे। एक मिनट क्लियर कर लेते, ओके क्लियर कर लेते, क्लियर कर लेते। भाषा में लालू यादव को भी बरी कर दिया था लोअर कोर्ट ने। ओके क्लियर कर लेते। हाई कोर्ट ने क्या कहा उस कोर्ट के बारे में ये भी बता दीजिए। हाँ, और ये भी आपको बता दूं, एक मिनट संजीव जी, ये भी आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो जज साहब को हटाने गए थे। उनको लगा कि वो उनका जो पूरा मामला जो उन्होंने माहौल बनाया था वो तो टाइम फिस हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कहा जज साहिबा को हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मना कर दिया कि नहीं, जज नहीं बदले जाएंगे, ऐसे कोई जज बदले जाते हैं क्या? बोलिए अब आप। अशोक जी अदालती कार्रवाई इसी तरह से चलती रहती है और लंबे वक्त तक चलता रहता है। जब किसी की छवि आप खराब करते हैं, जब किसी को आप डैमेज करने का प्रयास करते हैं, अपने संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करते हैं और उसको कार्रवाई करते हैं, वो तो चलती रहेगी ना। जितने भी एविडेंस है निचली अदालत में आपको पेश कर देनी चाहिए थी ताकि सुनिए ना वो मैं यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर आरपी सिंह जी की बात से सहमत हूँ। कौन सा छवि हिंदुस्तान में खराब होती है? किसकी छवि बात कर रहे हैं आप? लालू यादव की सही बात है, छवि खराब हुई। आज भी राहुल गांधी लालू यादव का हाथ पकड़ के जो है वहां पर वोट मांगते हैं, आज भी उनके पैरों में जाकर, आज भी उनके श्री चरणों में जाते हैं। और आज भी अरविंद केजरीवाल भी उनका हाथ पकड़ के रैली में खड़े होते हैं। तो लालू यादव की छवि पर अगर करप्शन के मामले प्रूव होने के बावजूद भी नेता उनके दरवाजे पर, लालू यादव, याद है ना आपको, लालू यादव के साथ मटन बना रहे थे राहुल गांधी, उनके साथ मटन बनाना सीख रहे थे। तो अगर इस देश के अंदर एक करप्ट नेता से नेता प्रतिपक्ष मटन बनाना सीख रहा है ऑन कैमरा, तो किसकी छवि खराब होती है? किसी की, हिंदुस्तान में नेता लोगों को क्या फर्क पड़ता है सर? अशोक जी तो क्या हम मान लें कि हिंदुस्तान में करप्शन कोई मुद्दा नहीं है? भैया ये तो आप लोग तय करेंगे, ये देश की, सुनिए, ये देश की जनता तय करेगी, आप लोग। लेकिन आपने कहा ना कि छवि खराब हो जाती है, तो छवि खराब होती तो राहुल गांधी चिंता करते ना। क्यों मटन बनाना सीखने गए थे? क्यों सीखने गए थे मटन बनाना? उस सजा याफ्ता नेता के साथ अगर छवि खराब होती तो राहुल गांधी कहते नहीं मैं करप्ट नहीं हूं, मैं करप्ट नेताओं से 2 गज की दूरी बना के रखूंगा। लेकिन छवि आप लोगों की नजर में नहीं खराब होती सर। ये इसलिए जब केंद्र में सरकार नहीं होती है, आप राज्यों में नहीं होते हैं, बहुत कम जगहों पे होते हैं, तो निश्चित तौर पे केंद्र की सरकारें अपने तरीके से छवि बनाती और बिगाड़ती है। उनके पास सारे अस्त्र होते हैं, वही काम किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब होते हैं तो करप्ट के साथ हाथ मिला लेते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। और विपक्ष में जब होते हैं तो करप्ट के साथ हाथ मिला लेते हैं, ये सही होता है? मैंने फिर कहा कि यदि कोई करप्ट है, करप्ट के साथ कोई सहानुभूति नहीं, करप्शन के साथ कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन ये सिद्ध तो हो। केंद्र सरकार यदि सिद्ध नहीं कर पा रही है, एक मिनट, लालू यादव करप्ट हैं? बताइए। इनके हिसाब से नहीं है। अदालत ने जो फैसले दिए हैं उससे इतर हम नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब अदालत ने फैसले दिए वो करप्ट हैं। मैं फिर से आपकी बात को मैं गलत साबित इसी एक ही उदाहरण से कर रहा हूं। अगर लालू यादव, अदालत ने उनको करप्ट साबित कर दिया है, करप्ट साबित हो चुके हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी अगर उनसे जाकर मटन बनाते हैं, सावन में मटन खाते हैं उनके हाथ से, तो मुझे लगता है कि छवि ववि की चिंता आप लोग मत करिए। ये आरोप मत लगाइए छवि की खराब होती है, ये होता है वो होता है। इस देश में फिर से कह रहा हूं, इस देश में करप्शन के मामले लंबे चलते हैं अदालतों में। आज भी ममता बनर्जी ने ये जो आईपैक का मामला था, इसको उनके वकील ने पूरी कोशिश की ना कि इसको टाला जाए, लटकाया जाए। तो ये लटकाने भटकाने की कोशिशें होती हैं, इसमें कोई और नहीं। तो इसलिए कोई ये कहे कि नहीं झूठे मामले लगा के छवि खराब होती है, वो तर्क है, उसमें मत जाइए। प्रकाश चंडाल, ममता बनर्जी के वकील या ममता बनर्जी के जो समर्थक वो ये कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री के नाते से नहीं गई, वो पार्टी के अध्यक्षा के नाते से गई है। मतलब तामझाम मामला सारा सरकार का। ओके,
राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, वो पार्टी के नाते से गई हैं और फाइल कौन सी लेकर आएंगी? पश्चिम बंगाल सरकार की। ओके प्रकाश चंडालिया, आखिरी 30 सेकंड, क्या लगता है पूरा मामला कहां जाएगा? अशोक जी, उसके पहले की मामला कहा जाए, वो एक लाइन में कहना चाहूंगी, घोटालों की फेवरिस्ट में 2 नाम और जोड़ना चाहिए। एक है घुसपैठ वाला घोटाला, बांग्लादेश से बांग्लादेशी नागरिकों को बंगाल में ला करके रुपए के एवज में उनको भारत की नागरिकता दिलवाना, जिसमें तृणमूल के नेता शामिल है, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। और दूसरा बड़ा घोटाला है मतदान का घोटाला। मतदान के दिन साइंटिफिक तरीके से रिगिंग करवाना, मकानों में ताला लगवाना, बमबाजी करवाना, लोगों पर जानलेवा हमले करवाना, ये भी किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। और इसमें पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस का हाथ रहता है। पश्चिम बंगाल की जनता को ऐसी सरकार चाहिए। ये आपने अच्छा किया जो इन 2 घोटालों का जिक्र किया। ये 2 घोटाले तो अभी आगे चर्चा। सर समय खत्म हो गया, बिल्कुल समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 2 टूक में आपसे कल मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।